हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर की, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री को, और ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो यूरोपियन जितनी भी कंपनियां थी हमारे भारत ने उसको आकर्षित किया। इससे पहले जो मैं आपको ये कहूँगी कि बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी, फिर कैसे उनका आगमन हुआ। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में आपका ये टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाली जो थे 2 समुद्री मार्ग थे। ध्यान से सुनिए, कितने मार्ग थे? 2 समुद्री मार्ग थे। एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और एक था लाल सागर वाला मार्ग। ये दोनों ही मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे अगर उनको भारत को पश्चिमी देशों से अगर व्यापार करना था तो। लेकिन जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो मतलब बढ़िया था, और लाल सागर वाला जो मार्ग था वो इतना खास नहीं था। कारण हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा व्यापार जिससे आप कर सकते थे तो आप फारस की खाड़ी से कर सकते थे। फारस की खाड़ी से ज़्यादा व्यापार होता था। और जो आपका लाल सागर था, इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि इसको इतना पूछा नहीं जाता था। तो इसमें घना कोहरा होता था और मार्ग में बहुत सारी चट्टानें होती थी। तो ये कारण था। तो इसलिए जो ज़्यादा व्यापार होता था वो किससे होता था? वो फारस की खाड़ी से होता था। ध्यान से समझिए, समझना है, हमने रट्टा नहीं मारना है। तो एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों व मार्गों से होकर गुजरती थी। जितनी भी वस्तुएं हैं तो वो क्या करती थी कि अनेक राज्यों से उनको गुजरना पड़ता था, जितनी भी यूरोप से जाती थी वस्तुएं। ठीक है, और हर राज्य को चुंगी और मार्कर जो है देने पड़ते थे, टैक्स देने पड़ते थे, चुंगी देने पड़ते थे। अब ये तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इसके बाद यूरोप का जो व्यापार था उसमें सबसे ज़्यादा जो एकाधिकार था वो था इटली के व्यापारियों का। किसका अधिकार था? इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। और इसीलिए यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से क्या रह जाते थे? वंचित रह जाते थे, क्योंकि एकाधिकार सबसे ज़्यादा किसका था? इटली का। यूरोप के व्यापार में इटली का एकाधिकार था, और जो नवीन राज्य बाद में उत्पन्न हुए वो इस व्यापार से क्या रह जाते थे? वंचित रह जाते थे। इसके बाद अगला स्टेप 1453 में एक युद्ध होता है जिसमें जो तुर्क हैं उन्होंने कुस्तुनतुनिया को विजय कर लिया। ये 1453 की बात है। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य की तुर्कों ने क्या की? स्थापना की। सबसे पहले जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, मैंने आपको अभी अभी बताया, देखिए फारस की खाड़ी वाला मार्ग था ना, इससे वो ज़्यादा व्यापार करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ओटोमन साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो फारस की खाड़ी पर इनका नियंत्रण हो गया। ओटोमन साम्राज्य का फारस की खाड़ी पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। अब तुर्कों ने क्या किया? इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा ये करने लगे। कौन करने लगे? तुर्क करने लगे, क्योंकि उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया और ओटोमन साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भौगोलिक खोजें हुई, व्यापारिक मार्गों की जो है आविष्कार हुआ। ये मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा इसमें काम किया है। भौगोलिक खोजों और व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में जो पुर्तगाली थे वो सबसे ज़्यादा आगे थे, जिसके एक शासक थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। आपको याद हो गया होगा। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने महत्वपूर्ण इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना योगदान दिया। ये चैप्टर कई बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको आराम से समझा रही हूँ। अगर आपको यहाँ से समझ आ जाता है तो आगे जो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी अच्छी लगेगी, आपको बोर नहीं होगे। इसके बाद क्या हुआ? 1486 में एक नाविक था जो कि पुर्तगाली था, बार्थ लोम्यूडेस। मैं इसको बार्थ कहती हूँ याद करने के लिए। और ये इसने क्या किया था कि अफ्रीका स्थित एक द्वीप था, उसकी इसने खोज की। उस द्वीप का क्या नाम है? उत्तमाशा द्वीप।
उत्तमाशा द्वीप, जिसको ये कहते हैं केप ऑफ गुड होप भी इस द्वीप को कहा जाता है। उत्तमाशा द्वीप किसने की? बार्थ ने। कब की? 1486 में। और ये क्या था? पुर्तगाली नाविक था। और कहाँ पर की? अफ्रीका में की। आपको इतना समझ आ गया। कोलंबस जो है सबने नाम सुना होगा, ठीक है। तो 1492 की ये बात है। कोलंबस ने, जो कि एक क्या था? नाविक था, इसने स्पेन की मदद से भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में क्या करी? यात्रा की। और 1492 में अमेरिका की जो खोज की वो किसने की? कोलंबस ने करी। इतना आपको समझ आया। इसके बाद 1498 की अगर बात करें, ये नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। पुर्तगाली जो था आपका था वास्को डी गामा, ये भी नाविक था। उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते से होकर, जो बार्थो ने करा था ना, खोज करा था उत्तमाशा अंतरीप की, तो उसी रास्ते से ये निकला और ये पहुंचा, कहाँ पहुंचा? भारत में पहुंचा, जो एक क्या था? एक सीधा मार्ग था। देखिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और जो ये साहसी नाविक जितने भी आपने अभी ये नाम सुने हैं, वैसे तो बहुत सारे थे, इनके नाम ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। इन्होंने अपनी जो जान है ना जोखिम में डालकर जल में गए, देख रहे थे कि कहाँ हमें कहाँ ज़मीन दिखे, ठीक है। तो बहुत बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि फारस की खाड़ी है और एक जगह लाल सागर है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनको व्यापार करना था। और जो सबसे ज़्यादा है, इन्होंने ही कड़ी मेहनत करी है अगर मैं कहूँ तो यूरोपियों के भारत आगमन का अब क्रम जान लेते हैं। और यहाँ पर आकर इनकी कंपनी का क्या क्या नाम था ये अब जानना है। तो आपको समझ आ गया। अब भारत की खोज हो गई है वास्को डी गामा के द्वारा। तो इसके बाद जो है अब यूरोपीय कंपनियां जितनी भी हैं वो आपके भारत में आएंगी। तो सबसे पहले आई हैं पुर्तगाली, जो कि 1498 में आई है वास्को डी गामा के द्वारा। कंपनी का नाम यहाँ है एस्तादो दा इंडिया। फिर आई आपकी डच, जो आई आपकी 1605 में। इसकी कंपनी का नाम है विरिगंदे ओस्ट इंडिशो, नाम आपको याद रखने हैं। फिर आए आपके ब्रिटिश, जो आए आपके 1608 में। इनकी कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट आए आपके डेनिश, इनका इतना महत्व नहीं रहा। 1616 में आए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका इतना महत्व भी नहीं है और नाम भी आसान है। फ्रांसीसी, जो कहेंगे कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये आपके आए थे 1667 में। देखिए यहाँ पर ये आए थे 1608 में। इनकी और इनके बीच में लड़ाई होगी। जब ये टॉपिक आपका ख़त्म होगा ना, तब अगला टॉपिक आपका यही होगा। तो 1608 में आपके ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए आपके 1667 में। इनकी कंपनी का क्या नाम था? कंपनी द एंड ओरिएंटल। गॉट इट? मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया है कि अब भारत की खोज हो चुकी है। इसके बाद मैंने आपको क्रम बता दिया है कि कौन कौन सी कंपनियां कब कब आई और इनकी कंपनी का क्या क्या नाम था। समझ आ गया होगा? तो बस आप लाइक कर दो। अब पुर्तगालियों का आगमन, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच में सीधा समुद्री मार्ग खोजने में क्या कारण थे? दो मेन कारण थे। एक तो था धार्मिक, दूसरा था आर्थिक। जो पुर्तगाल थे, नाविक आए हैं, नाविक के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। ये सीधा सीधा व्यापार तो करना चाहते थे कि बीच में कोई बिचौलिया ना हो, क्योंकि अरबी व्यापारी इनसे सड़ते थे, ठीक है। तो धार्मिक कारण था। तो धार्मिक और आर्थिक कारण दो थे। आर्थिक क्या था? सबसे पहले इनको व्यापार करना था। और धार्मिक क्या था? कि एशिया में ईसाई धर्म का क्या करना था? प्रचार करना था। तो दो मेन कारण थे। इसी वजह से इन्होंने समुद्री मार्ग में खोजें करी, भौगोलिक खोजें करी। ये फिर से वही बात आ गई है। 1498 में आपके वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह का नाम है। केरल मालाबार तट, यहाँ पर वो पहुँचे। यहाँ पहले कौन थे? अरबी व्यापारी थे। इन्होंने इनके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि इनकी पेट पे लात मारने के लिए आ गए थे। तो कालीकट के राजा जो थे, जिनका नाम है जमोरिन, कालीकट के राजा का क्या नाम है? जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया, बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया। इनको यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियाँ ले जाने की क्या कर दी? अनुमति दे दी। किसको दे दी? वास्को डी गामा को दी। कब दी? 1498 में आया था और राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। आप जो है ये बंदरगाह का नाम भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1500 में दूसरा अभियान भेजा, जिसमें
अलावारेस क्रेबल के नेतृत्व में दूसरा अभियान जो है भारत में आया था। और ये भी जो क्रेबल है ना, कैपेबल क्रेबल 1500 में इतना कैपेबल था ना, तो ये भी यहाँ से मसाला आदि लेकर पुर्तगाल यहाँ से पहुंचे। दो बंदे 1498 में वास्को डी गामा और 1500 में क्रेबल, तो ये दोनों इतने कैपेबल थे कि यहाँ से मसाले लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ देखा तो भाई इतना इतना अच्छा है, मसाले तो बहुत ही अच्छे हैं भारतवासियों के। 1502 में फिर क्या हुआ कि वास्को डी गामा आपका फिर भारत आया और उसने क्या किया, इतना इम्प्रेस हो गया हो कि 1502 में वो फिर से वापस आया और कोचिन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री इसने स्थापना कर दी। कहाँ की? कोचिन में की। ये आपकी भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती कहाँ बसाई गई थी, तो कोचिन में बसाई गई थी। और कब थी? 1502 में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब बात करेंगे हम 1505 की। 1505 में जो पुर्तगाली सरकार थी उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में क्या करा गया कि अब हमें गवर्नर चाहिए। पुर्तगाली सरकार ने सोचा कि अब हमें गवर्नर चाहिए और ये सोच इनकी 1505 में आई थी और गवर्नर की नियुक्ति की गई, जिसमें इनका पहला जो गवर्नर था वो था अल्मीडा। क्या नाम था? अल्मीडा। कहानी समझ आ रही होगी? बस इतना ही हमने ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम पुर्तगालियों की देन क्या क्या है हमारे भारत में। भारत में प्रेस छापाखाना, ये इनकी देन है। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, काजू, बादाम, इन सब की खेती जो आज हम करते हैं ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती जो है आपके 1508 में जो की गई थी, दक्षिण भारत में की गई थी, याद रखना। दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी और उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में आई थी। ये शाहजहाँ के टाइम में आई थी जो कि मुगल सम्राट था आपका, तो उसके काल में ये आई थी। और 1508 में सबसे पहले ये दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने यहाँ पर शुरू की थी। अब बात करेंगे हम डचों की। पुर्तगालियों के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानना है। तो 1605 में थे जो आपके डच नौसेना नायक थे वा देर हेग। हेग के नेतृत्व में डचों का जो अभियान था वो भारत की ओर भेजा। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूर्वी तट पर स्थित जो मसूलीपत्तनम था उसमें इन्होंने पहली फैक्ट्री को स्थापित किया। ठीक है, जैसे उनमें कोचीन में हुई थी ना, पुर्तगालियों ने की थी, तो इन्होंने मसूलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया। कब किया? 1605 में किया। किसने किया? डचों ने किया। किसके नेतृत्व में किया? वादेर हेग के नेतृत्व में किया। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए देखिए। फिर बात आती है 1610 की। तो 1610 में पूर्वी तट पर पुलिकट को इन्होंने क्या बनाया? अपनी फैक्ट्री बनाई। तो पूर्वी से पै और पूर्वी, इसलिए पूर्वी, पै पूर्वी और पै पुलिकट को अपनी क्या बनाया? फैक्ट्री बनाया। और डचों ने पुलिकट को ही अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। और यहाँ पर ये क्या काम करते थे? ये स्वर्ण पैगोडा, सोने की ढाल को यहाँ पर जो थी मुद्रा को ढालते थे। ठीक है, कौन ढालते थे? डच ढालते थे। कब करा ये काम इन्होंने? 1610 में। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान होगी। नेक्स्ट है आपका 1653 में। तो 1653 में डचों ने क्या किया था? बंगाल में स्थित एक नाम है चिनसुरा जो है, इसमें अपनी फैक्ट्री स्थापित की और ये सबसे बड़ा केंद्र जो है कहलाया। जो डच हैं वो सुर में गाते हैं और सबसे बड़ा केंद्र जो है उनका सुरों वाला है, तो चिनसुरा। तो चिनसुरा कहाँ पर है? आपके बंगाल में है। या आप इस तरह याद कर सकते हो कि बंगाल में जितने भी चिन हैं, मतलब जितने भी चाइना वाले हैं तो वो सुर में गाते हैं और उनका बहुत बड़ा हब है। ठीक है, तो 1653 आप याद रख सकते हैं। और डच लोग भारत में क्या करते थे? डच लोग भारत में, इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, नमक, अफीम, चावल का ये क्या करते थे? निर्यात करते थे। डच लोग ये क्या करते थे? निर्यात करते थे। लेकिन भारत से ये मसाले का निर्यात नहीं करते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने किया है। यहाँ से दो बंदे अभी अभी अपने नाम पढ़े हैं, वो लेके गए हैं यहाँ से। तो भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे, इन चीज़ों का जो है निर्यात करते थे। अंग्रेजी कंपनी का आगमन पढ़ लेते हैं। डच के बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानना है।
एलिजाबेथ, सबने नाम सुना होगा। एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को व्यापारिक संघ की एक स्थापना हुई। नेम था उस कंपनी का द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये नाम अभी आपने पढ़ा है। और इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात थी, इस कंपनी में आपके अनेकों क्या थे, शेयर होल्डर थे। इन्होंने जो अपने ना शेयर्स लगा रखे थे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1600 में कंपनी की स्थापना हो चुकी है। तो 1601 में कंपनी की पहली यात्रा की और कंपनी के जो जहाज़ थे वो कहाँ गए थे, वो इंडोनेशिया में गए थे। 1608 में अगर बात करें तो कैप्टन हॉकिंस ये आया था। इसके नेतृत्व में कंपनी का पहला जो है प्रतिनिधि मंडल जो है भारत में आया था। और ये कैसे आया था, अगर हॉकिंस है हॉकिंस और हेक्टर नामक जल जहाज से ये हमारे भारत में आया था और इसकी सूरत बहुत अच्छी थी। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुँचा, सूरत में पहुँचा। हॉकिंस की हेक्टर जहाज पे सूरत बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये भारत में सूरत पहुँचा। और यहाँ पर इसने क्या किया, अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। किसने की, आपके कैप्टन हॉकिंस ने। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत से कहाँ गया, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर ने क्या किया, इसे दे दिया 400 का मनसब खां और इंग्लिश खान की क्या दे दी, इसको उपाधि दे दी। ये बात आपको जाननी है। इसके बाद 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में पहले भी किसी ने फैक्ट्री स्थापित की है, आपने कमेंट सेक्शन में अभी लिखना है। तो मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की जिन्होंने है स्थापना की, वो कब की थी, 1611 में। और 1613 में जो आते ही कैप्टन हॉकिंस ने, मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट्री स्थापित की थी ना, ये आई थी अस्थायी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी। तो यहाँ पर जो है 1613 में जाके जो कह सकते हो कि सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व जो है प्राप्त हो गया। कब हुआ, 1613 में। ये सारे सन आपको याद रखने हैं। बात करेंगे हम 1615 की। तो 1615 में क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश सम्राट थे जिसका नाम था जेम्स प्रथम। इसके राजदूत के रूप में एक बंदा आया था, सर टॉमस रो। कौन आया था, सर टॉमस रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ आया था, ये आया था आपके जहांगीर के दरबार में। और ये 3 वर्षों तक, यानी कि 1615 से लेकर 1618 तक ये जहांगीर के क्या दरबार में रहा था। ठीक है, और इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित इसने 2 लाइसेंस जो थे कंपनी के लिए इसने क्या किए, प्राप्त किए। किसने किए, सर टॉमस रो ने। कब आया था, 1615 में। कब तक रहा, 1618 में। कहाँ, किसके पास रहा, जहांगीर के दरबार में। अब क्या हुआ, 1632 की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, गोलकुंडा के जो एक सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह, क्या नाम है, अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड इन्होंने वार्षिक कर देने के बाद गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का क्या कर लिया, अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर उनको दिया और जितने भी बंदरगाह थे ना गोलकुंडा के, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और कह सकते हो कि एक तरह का ये कह सकते हो कि लाभदायक फरमान हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं इसे सुनहरा फरमान के इसको नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1639 में क्या हुआ, तो 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक जो है किले का निर्माण करवाया था। बस आपने इतना याद रखना है कि अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कब करवाया था, तो 1639 में करवाया था। 1661 में एक खास जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीन, उनके साथ जो है इसका विवाह हुआ। तो इस तरह क्या हुआ कि इसको ये दहेज में मिल गया। पुर्तगालियों से क्या हुआ, ये दहेज के रूप में इसको बम्बई मिल गया और चार्ल्स द्वितीय को ये मिला क्योंकि कैथरीन से इसकी शादी होगी। तो 1669 में क्या बात हुई कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को क्या कर दिया, दे दिया। और कंपनी ने ओंगियार, इनका यार ही था ना, तो उसको अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया और बम्बई के गांव का शहरीकरण कर दिया। एक उस समय एक गांव था तो उसका शहरीकरण कर दिया
और क्या कर दिया, ओंगियार के नेतृत्व में। और 1698 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इनको बम्बई मिल गया, तो अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार जिसका नाम था इब्राहिम खां, इससे 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। कितने रुपए में, 1698 में 1200 रुपए में। ये गांव कौन कौन से थे, गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये जो तीनों गांव थे ना, इन सबको मिलाकर, इन सबको विकसित करके क्या किया गया, कलकत्ता नगर बसाया गया। और जो कलकत्ता नगर है, इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉब चार्नॉक को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता नगर को बसाया था। ठीक है, फिर आपके 1700 में जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ, क्योंकि कलकत्ता ऊपर बस चुका है। अब इसमें एक किले का निर्माण करवाया। वो कब करवाया, 1700 में करवाया। और पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्रीय बन गया। और फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष था, वो आपको नाम याद होना चाहिए, सर चार्ल्स आयर। अय्यर नहीं, आयर। फिर 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल आया आपके सरमन की अध्यक्षता में, जॉन सरमन की अध्यक्षता में। ये आपके आया मुगल सम्राट फर्रुखशियर। ये आपके उत्तर मुगलकालीन जो आपके शासक है ना, उनके लिए है। मेरी बेटी मुझे तंग कर रही है। तो फर्रुखशियर के दरबार में ये पहुंचा था। और इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी आया था। कब की बात है ये, 1715 की। इसके बाद हैमिल्टन ने क्या किया था, हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिला दी थी। और इससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने क्या किया कि 1717 में एक फरमान जारी कर दिया। और क्या कर दिया कि कंपनी को अनेकों जो है रियायतें प्रदान कर दी। और इस तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में जो है कंपनियां स्थापित हुई। तो कल हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं रह गया है, सिर्फ इतना ही है, क्योंकि कल मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगी और यहाँ से जो है आपको फैक्ट्रियों के नाम भी बता दूंगी। तो सही है ना, सही लगा? तो सेशन कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है और कल रिवाइज भी कर लेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम करें, विशेष एकेडमी बाय नेहा। सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो इसके नोट्स हैं आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें मैं CET से रिलेटेड भी जो है कंटेंट अब डालूंगी। और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मैं जो है CET का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करूँगी। मेनली जो मैं टारगेट करूँगी वो मैं करूँगी हरियाणा GK को। सबसे पहले जो है हम हरियाणा GK को कंप्लीट करेंगे। और जो साइड बाय साइड मैं आपको करवाऊंगी हिंदी व्याकरण में आपको साइड बाय साइड करवाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको हरियाणा GK करवाऊंगी। तो ये 2 टारगेट मैं आगे रख रही हूँ। प्लेलिस्ट सबके अलग अलग बनेगी, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सबका काम बढ़िया से चलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम अपने इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और फिर मैं जो है आपको कराऊंगी MA का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुगल प्रशासन। वो तो कोई भी कर सकता है, अगर वो हरियाणा PGT हिस्ट्री की भी तैयारी कर रहा है या किसी भी टेट की तैयारी कर रहा है ना, तो मुगल प्रशासन तो आएगा ही आएगा। तो बस आप क्या करें, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर मैक्सिमम कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। 1K तो कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।